वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारे चैप्टर रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन का आज हम लास्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट 15। तो देखते हैं पार्ट 15 में क्या है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर किया था स्पाइक मैनोमीटर से और उसका वर्किंग समझा था। फिर हमने हाइपरटेंशन देखा था, कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखा था, एंजिना पेक्टोरिस देखा था और एंजियोग्राफी देखा था। आज हम देखते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है। क्या स्टूडेंट्स, हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है? हार्ट ट्रांसप्लांट वर्ड से समझ में आ रहा है कि हम हार्ट को रिप्लेस करने वाले हैं। क्या करने वाले? रिप्लेस करने वाले हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ सीवियरली डैमेज्ड हार्ट बाय नॉर्मल हार्ट फ्रॉम ब्रेन डेड और रिसेंटली डेड डोनर इज कॉल्ड हार्ट ट्रांसप्लांट। ठीक है स्टूडेंट्स, डेथ होने के बाद भी हमारा हार्ट 5 से 10 मिनट तक वर्क करता है स्टूडेंट्स। कितने? 5 से 10 मिनट तक। अगर और भी मेडिकल कंडीशन अप्लाइड की जाए तो हार्ट 3 से 4 घंटे भी वर्क करेगा डेथ होने के बाद भी, पर कंडीशन अप्लाइड कि उसे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, तभी हार्ट जिंदा रहेगा, हार्ट वर्क करेगा, भले बॉडी डेथ हो जाए, ब्रेन डेथ हो जाए स्टूडेंट्स। रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट। अब हम इस जो हार्ट है उसे रिप्लेस कैसे करेंगे? समझो एक इंसान हेल्दी है बट उसका हार्ट खराब है स्टूडेंट्स। क्या है? हार्ट खराब है और उसे रिप्लेस करना है। तो उसका हार्ट हम किससे रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट्स? उसका हार्ट हम ऐसे किसी पर्सन से रिप्लेस करेंगे जो रिसेंट डेथ हुआ हो, जिसका क्या हुआ? रिसेंट डेथ हुआ हो, और या तो जिसका ब्रेन डेथ हो चुका हो। क्या हो चुका? जिसका ब्रेन डेथ हो चुका हो बट हार्ट वर्क कर रहा हो। तो उससे हम, उस पर्सन से हम क्या करेंगे? हार्ट निकालेंगे और दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर देंगे जिसका हार्ट डैमेज हो चुका है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम हार्ट को डैमेज कर, तो रिप्लेसमेंट हार्ट जल्दी खराब तो नहीं होता है स्टूडेंट, जल्दी डैमेज नहीं होता है। फिर भी अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। तो ये बहुत रेयर केस में हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, जब एकदम लास्ट स्टेज हो हार्ट फेलियर का, सो हम हार्ट ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। इन सब से हम हार्ट ट्रांसप्लांट करें। या तो हमें सीवियर कोरोनरी डिजीज हो जाए। सीवियर कोरोनरी डिजीज मतलब हमारे हर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो स्टूडेंट्स, और फिर ज़्यादा ब्लॉकेज हो, ताकि हम उसे कितने वेसल्स हम काट के वहाँ पे लगा सकते हैं, कितने बाईपास सर्जरी हम कर सकते हैं वहाँ पे। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे हार्ट को ही ट्रांसप्लांट कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है। क्या होता है साइलेंट हार्ट अटैक? साइलेंट हार्ट अटैक वर्ड से समझ में आ रहा है कि हार्ट अटैक कैसा होगा? साइलेंट होगा, मतलब हमें पता नहीं चलेगा कि हार्ट अटैक आया था स्टूडेंट्स। साइलेंट हार्ट अटैक ऑल्सो नोन एज साइलेंट मायोकार्डियल infarctions is a type of heart attack that lacks the general symptoms of classic heart attack like extreme chest pain, hypertension, shortness of breath, sweating and dizziness. मैंने क्या बोला? साइलेंट हार्ट अटैक मतलब, साइलेंट मतलब हमें नहीं पता चलने वाला है कि हार्ट अटैक आया है कि नहीं आया है, साइलेंट होने वाला। साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब होता है जो हमारा मायोकार्डियम्स के सेल होते हैं स्टूडेंट्स, उसके यहाँ पे क्या होता है? ब्लॉकेज की वजह से उसके सेल्स में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। क्या होता है? ब्लॉकेज की वजह से वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, वहां के सेल्स क्या होंगे? डेथ होने लगेंगे। सेल्स डेथ होंगे तो टिश्यू डेथ होगा, और टिश्यू डेथ होगा तो ऑर्गन डेथ हो जाएगा। वहां के टिश्यूज डेथ होने लगते हैं, तो इस वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स? हार्ट मिसफंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है और हार्ट अटैक आ जाता है। तो साइलेंट हार्ट अटैक में हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स हमें नहीं दिखते हैं। जैसे कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या रहते हैं स्टूडेंट्स? एक्सट्रीम चेस्ट पेन, आपका चेस्ट पेन होने लगेगा, हाइपरटेंशन होगा, शॉर्टनेस होगा, ब्रीथ होगा, स्वेटिंग और डिजीनेस मतलब अनकंफर्टेबल आप फील करने लगेंगे। तो ये होता है जब आपको हार्ट अटैक आता है। बट साइलेंट हार्ट अटैक में आपको क्या होगा? ये सब नहीं दिखेगा, ये सब जो सिम्टम्स है वो आपको नहीं दिखेंगे स्टूडेंट्स। Symptoms of silent heart attack are so mild that a person often confuses it for regular discomfort and thereby ignores. तो साइलेंट हार्ट अटैक है जो
वो नहीं मालूम पड़ता है कि हार्ट अटैक था या कुछ अलग चीज था, वो इसलिए पर्सन क्या करता है, उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि नहीं मालूम पड़ता है कि वो हार्ट अटैक आया था कि सिर्फ डिस्कम्फर्ट फील हुआ था। कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग को कभी कभार अचानक से पसीने वगैरह आने लगते हैं, तो और कभी कभी बहुत सी चीज़ें उन्हें अच्छी नहीं लगती कुछ टाइम तक, तो हो सकता है कि उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया हो पर वो उन्हें नहीं मालूम पड़ा हो, इसलिए वो क्या समझते हैं, वो रेगुलर डिस्कम्फर्ट होगा, उनका क्या होगा, रेगुलर डिस्कम्फर्ट होगा। इट हैज बीन स्टडीड दैट मैन आर मोर अफेक्टेड बाय साइलेंट हार्ट अटैक देन वुमेन। तो स्टडी से एक मालूम पड़ा है कि ज़्यादा जो मैन होते हैं उनको साइलेंट हार्ट अटैक होता है वुमेन्स के कंपैरिजन में स्टूडेंट्स। सो आगे देखते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, आप सभी ने अगर हॉस्पिटल्स में गए होंगे, हॉस्पिटल्स में आईसीयू सेक्शन में गए होंगे, तो आईसीयू सेक्शन में आपने देखा होगा कि आपको एक स्क्रीन पे ऐसा कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता होगा, हार्ट कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्या होता है देखते हैं। सो graphical recording of electrical variations detected at the surface of body during their propagation through the walls of heart is electrocardiogram। ठीक है स्टूडेंट्स, बात को समझना है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर के पल्स का। किसका स्टूडेंट्स, जो हमारे बॉडी के अंदर जो पल्स है, जो वेव्स है वो प्रोपोगेट कर रहे हैं, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है। जो इलेक्ट्रिकल वेव है, जो इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस उसे डिटेक्ट करता है, कोई तो मशीन होगा जो उसे डिटेक्ट करेगा, जो हमारे हार्ट से निकल रहे हैं जो वेव्स, उससे उस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या तो ईसीजी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईसीजी। दिस रिकॉर्डिंग में बी इन अ फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट और ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। तो ये रिकॉर्डिंग कैसी हो सकती है, या तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या स्क्रीन पे हम इसे देख सकते हैं। ऑब्वियसली आपने अगर हॉस्पिटल्स में गए होंगे आईसीयू सेक्शन में, तो वहाँ पे किसी एडमिट पेशेंट्स को देखा होगा, तो वहाँ पे आपको ये दिखा होगा स्टूडेंट्स। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस रिकॉर्डिंग इज ईसीजी मशीन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसके लिए जो मशीन यूज होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाने के लिए जो मशीन यूज होती है वो क्या होती है, ईसीजी मशीन या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है स्टूडेंट्स। दिस इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट्स एंड एम्पलीफाई द सिग्नल। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेव्स है उसे क्या करेगा, डिटेक्ट कर, जो भी हार्ट से वेव्स निकल रहे, जो भी पल्स निकल रहा है उसे क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा और उसे क्या करेगा, सिग्नल्स में चेंज करेगा। कैसे सिग्नल्स में चेंज करेगा, मैंने बताया था, ऐसे ग्राफ सिग्नल्स में चेंज करेगा। क्या करेगा, ऐसे ग्राफिकल सिग्नल्स में वो चेंज करेगा स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा। सो ये ग्राफ है स्टूडेंट्स उसका। तो आगे देखते हैं क्या होता है। Various electrodes are used for recording of signals. 4 electrodes are positioned on limbs, 2 on arms and 2 on legs. These are limbs electrodes. 6 electrodes are positioned on chest. These are chest electrodes. तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये वेव्स को डिटेक्ट कैसे करेंगे, वेव्स को डिटेक्ट करेंगे तो 10 इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं स्टूडेंट्स, 10 इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। 10 टाइप के ऐसे इलेक्ट्रोड्स यूज होंगे जो उस सिग्नल को, उस वेव्स को क्या करेंगे, उस वेव्स को रिसीव करेंगे, उस वेव्स को डिटेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सो उनमें से जो 2 इलेक्ट्रोड होगा वो हमारे आर्म्स पे लगेंगे और 2 इलेक्ट्रोड होगा वो हमारे लेग्स पे लगेंगे, और जो 6 इलेक्ट्रोड रहेगा वो चेस्ट पे अलग अलग जगह पे उसे हम पोजिशंस करेंगे, उसे हम लगाएंगे स्टूडेंट्स, जिसे हम बोलेंगे चेस्ट इलेक्ट्रोड्स। और जो हमने हाथ पैर में लगाए उसे हम क्या बोलेंगे, लिम्ब इलेक्ट्रोड्स स्टूडेंट्स। तो ये इलेक्ट्रोड्स की वजह से हम क्या करने वाले, उस वेव्स को हम डिटेक्ट करेंगे और फिर वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ बनाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा उस वेव्स का हमें। In a normal record, their different waves are recognized as P wave, QRS complex and T waves. तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के हिसाब से, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के हिसाब से सिग्नल्स कैसे बनते हैं, 3 टाइप के वेव्स में बनते हैं, P waves, QRX complex एंड T waves। तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ्स है जो हमें मिलता है।
क्या स्टूडेंट्स, ये ग्राफ है जब हमारा आर्टिया या वेंट्रिकुलर सिस्टोल डायस्टोल जो भी होता है वो इस ग्राफ से हमें मिलता है। तो यहाँ पे जितना भी डायस्टोल वाला पार्ट होगा ये इस लाइन में होगा, जीरो वाले लाइन में वो कांस्टेंट रहेगा जो डायस्टोल वाला पार्ट है, और जितना भी आपको अपराइज्ड पार्ट दिख रहे हैं वो सब क्या है, वो डायस्टोल के सिस्टोल के पार्ट होंगे स्टूडेंट्स। क्या होंगे, सिस्टोल के पार्ट। ये कर्व सिस्टोल, ये सिस्टोल, ये सिस्टोल, ये सब क्या होंगे, सिस्टोल वाले पार्ट होंगे जब कहीं भी हमारे हार्ट में सिस्टोल हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या है वो ग्राफ। तो मैंने बोला है स्टूडेंट्स यहाँ पे पी वेव, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स और टी वेव में होने वाले हैं। तो पी वेव कौन सा होने वाला है, पी वेव ये होने वाला है। क्या होने वाला है, पी वेव ये होने वाला है। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स क्या है, तो यहां से लेके, यहां से देखना है स्टूडेंट्स, यहां से लेके पूरा, यहां से लेके यहां तक क्या है स्टूडेंट्स, वो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स। क्या है स्टूडेंट्स, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है। और फिर यहां से लेके यहां तक क्या है स्टूडेंट्स, वो टी वेव। यहां तक क्या है, वो टी वेव है। तो ये तीन टाइप के वेव्स बनते हैं जब हमारे अंदर कोई भी सिस्टोलिक आर्टेरियल सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। P wave is a small upward deflection from baseline of graph. It represent the arterial depolarization. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो P wave है उसमें क्या बोला है, इसमें स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शंस। तो आप देख सकते हैं ये बेसलाइन रहेगा स्टूडेंट्स, ये बेसलाइन है जीरो वाला। तो वहां पे देखो अपवर्ड डिफ्लेक्शन आ रहा है ना P wave में, तो किस वजह से आ रहा है, आर्टियल डीपोलराइजेशन की वजह से आ रहा है, आर्टियल डीपोलराइजेशन। तो आर्टियल डीपोलराइजेशन क्या होता है, हमारा आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमारा आर्टिया सिस्टोल होगा तो क्या होगा, डीपोलर। अब डीपोलराइजेशन का मतलब आपको समझना है, जब आर्टियल सिस्टोल आर्टियल डायस्टोल होता है ना स्टूडेंट्स, तो क्या होता है ना, हमारे सेल्स में क्या होता है, चार्ज डिसबैलेंस होते हैं। क्या होता है, सिस्टोल और डायस्टोल के टाइम क्या होता है, हमारे अंदर का जो चार्ज होता है, सेल्स के चार्ज होते हैं ना, वो डिसबैलेंस्ड होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, डिसबैलेंस्ड होने लगते हैं। या तो वो दूसरे इधर से दूसरे सेल्स में चले जाएंगे, या तो यहाँ से दूसरे सेल्स में आ जाएंगे। तो उसके वजह से क्या क्रिएट होता है, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, बहुत कम अमाउंट, बहुत कम वोल्ट्स में वो डिफरेंशियल क्रिएट होता है। तो उसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं स्टूडेंट्स, उस वोल्ट को वो डिटेक्ट करते हैं, उस छोटे से पोटेंशियल को डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा मिली वोल्ट्स में वो डिटेक्ट होता है स्टूडेंट्स। तो ये डीपोलराइजेशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, डीपोलराइजेशन होता है, चार्ज डिसबैलेंस होते हैं। डीपोलराइजेशन का एक्चुअल मीनिंग आप जब मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो वहां पे आप समझ जाएंगे। आपको बस इतना याद रखना कि चार्ज डिसबैलेंस होंगे, उसके वजह से क्या होगा, वोल्टेजेस में चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं, वोल्टेजेस में चेंजेस आते हैं जब हमारा आर्टियल सिस्टोल, आर्टियल वेंट्रिकल सिस्टोल वगैरह जो भी होगा उसके वजह से। The QRX complex start at a slightly downward deflection from baseline, continues at sharp and large upright wave and ends as a downward wave. QRX complex represent the ventricular depolarization. ठीक है स्टूडेंट्स, ventricular depolarization मतलब ventricular systole। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आर्टिकुलर सिस्टोल खत्म हो रहा है, आर्टिकुलर सिस्टोल खत्म होगा, यहाँ पे QRS कॉम्प्लेक्स, ये पूरा क्या है, QRX कॉम्प्लेक्स है। तो कि फिर क्या होगा, सिस्टोल खत्म हो रहा है, अब क्या स्टार्ट होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा, ऐसे पीक तक आएगा, फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे खत्म होगा। सिस्टोल क्या होगा, धीरे धीरे वेंट्रिकुलर सिस्टोल धीरे धीरे क्या होगा, फिर यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा। ये वाले पोजीशन पे क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा। तो PQRS वेव्स कब होता है स्टूडेंट्स, PQRS वेव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के लिए, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जब होगा तब होगा, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से जो चार्ज डिसबैलेंस होंगे सेल्स में, उसके वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, उसके वजह से डीपोलराइजेशन होंगे सेल्स में। याद रखना है कि चार्ज में डिसबैलेंस होने वाला है सेल्स के, डीपोलराइजेशन उसे ही बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो इसके वजह से ये वेव फॉर्म होगा,
ये QRX कॉम्प्लेक्स का वेव फॉर्म होगा, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन है वो उसे डिटेक्ट करेगी और फिर ये एक वेव बनाएगी। तो पहले P वेव बनाया आर्ट्रियल सिस्टोल के टाइम, फिर QRS वेव बनाया आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम। आगे देखते हैं। T wave is small, wide and upwardly elevated wave. It represent the ventricular repolarization. अब ventricular repolarization हो रहा है। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स पोजीशन में आ रहे हैं, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स पोजीशन में आएंगे तो क्या होगा? समझो ये सेल्स से ये पॉजिटिव वाले यहाँ पे ये नेगेटिव वाले यहाँ पे ट्रेवल हुए थे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे इसके कंपेयर में ये पॉजिटिव हो जाएगा ये वाला सेल, तो यहाँ पे क्या हुआ था? डिपोलराइजेशन हुआ था ना। अब रिपोलराइजेशन में क्या होगा? रिपोलराइजेशन में ये फिर से नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और सेल बैलेंस हो जाएंगे। सेम ये सेल के साथ भी होगा, जो दूसरे सेल्स में इसके चार्ज गए होंगे वो भी यहाँ इसमें आ जाएंगे स्टूडेंट्स। सो वो फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएंगे, तो रिपोलराइजेशन होगा। रिपोलराइजेशन मतलब होगा रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन। तो वेंट्रिकल्स का जब रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स? वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होगा तो ये टी वेव बनेगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये टी वेव बनेगा, जो थोड़ा सा एलिवेटेड होगा, पर ये वाला डिस्टेंस उसका कम होगा एज कंपेयर टू पी वेव। ये वाला जो डिस्टेंस होगा शॉर्ट होगा स्टूडेंट्स, समझ रहा है आपको? तो टी वेव। ECG helps to diagnose the abnormality in conducting pathway, enlargement of heart chambers, damages to cardiac muscle, reduced blood supply to cardiac muscle and causes of chest pain। तो ECG का ग्राफ देख के, ये ग्राफ को देख के हमें क्या समझेगा स्टूडेंट्स की क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज आ रही है हमारे कंडक्टिंग सिस्टम में, कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज है, जैसे कि एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट चेम्बर्स का बड़ा हो जाना, डैमेज हो जाना, अगर मसल्स डैमेज हो जाते तो भी हमें इस ग्राफ से पता चलेगा। अगर ये सब चीज़ें होती है स्टूडेंट, हमारे डैमेज हो जाए या ब्लड सप्लाई में कुछ रिडक्शन आया, इंक्रीज आ जाए, या कुछ चेस्ट पेन वगैरह हमें होता है हार्ट के वजह से, तो ये ग्राफ में चेंजेस आएंगे स्टूडेंट्स। क्या होगा? इस ग्राफ में चेंजेस आएंगे। ये नॉर्मल पर्सन का ग्राफ होगा स्टूडेंट्स। अगर इस ग्राफ में चेंजेस आते हैं इस वजह से, तो हम पहचान जाएंगे इसे देख के, इस ग्राफ को देख के हमें पहचान जाएगी कौन किस वजह से कौन से चेंजेस हैं, उसकी स्टडी हम कर चुके होते हैं, तो उसे हम देख लेंगे उस ग्राफ में देख के स्टूडेंट्स। अब फिजिशियन कैन फाउंड आउट द डिफेक्ट इन हार्ट बाय एग्जामिनिंग द वेव पैटर्न एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन। तो P से R के बीच में 0.16 का टाइम इंटरवल रहता है, इसके भी बीच में इतना टाइम इंटरवल है स्टूडेंट्स। तो ये सब टाइम इंटरवल में डिफरेंस आते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट चेम्बर, डैमेजेस ऑफ कार्डियक मसल वगैरह वगैरह, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे टाइम इंटरवल में डिफरेंस आने वाला है, ग्राफ में कुछ डिफरेंस आने वाला है। उससे वो फिजिशियंस देखेगा, एग्जामिन करेगा, फिर वो बताएगा कि क्या डिफेक्ट हुआ है आपको। समझा स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे हमने अपना ब्लड सिस्टम खत्म कर दिया है। स्टार्टिंग में जब आपको याद होगा स्टूडेंट्स, तो हमारे सर्कुलेशन पार्ट में दो चीज़ें थी, हमारा ब्लड और लिम्फ। तो अब हमने अपना ब्लड खत्म कर दिया है, जो हमारा ब्लड सिस्टम था वो हमने, वस्कुलर सिस्टम था वो हमने खत्म कर दिया है। अब हम देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम क्या स्टूडेंट्स? लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? So lymphatic system consists of lymphatic vessels, some organs and tissues। तो लिम्फेटिक सिस्टम्स के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में लिम्फेटिक सिस्टम देखा था स्टूडेंट्स। पूरा एक डायग्राम देखा था जिसमें मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम बताया था, लिम्फेटिक ऑर्गन्स बताया था स्टूडेंट्स। सो इधर पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बता दूंगा क्या क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम में। तो देखते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, सबको मालूम है लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लड नहीं होता है, लिम्फ फ्लो होता है। लिम्फ क्या था स्टूडेंट्स? स्ट्रॉ येलोइश कलर का एक फ्लूइड था। लिम्फेटिक वेसल्स, मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको एक डायग्राम दिखाया जिसमें मैंने ग्रीन कलर का वेसल्स दिखाया था, वो लिम्फेटिक वेसल्स थे स्टूडेंट्स। सम ऑर्गन्स, मैंने ऑर्गन्स भी दिखाए थे, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लीवर हो गया, आपका टॉन्सिल हो गया, और भी मैंने आपको ऑर्गन्स दिखाए थे, कुछ टिश्यूज भी होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? लिम्फेटिक ऑर्गन्स थे स्टूडेंट्स। द वर्ड लिम्स मीन्स क्लियर वाटर एंड इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच ऑलमोस्ट सिमिलर कंपोजिशन टू ब्लड एक्सेप्ट आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स एंड सम प्रोटीन्स स्टूडेंट। सो
जो लिम्फ होता है वो क्या है स्टूडेंट्स, लिम्फ का मतलब ही होता है क्लियर वाटर, साफ पानी। लिम्फ का मतलब ही होता है साफ पानी। और इसमें ये क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है ना, अलग अलग ऑर्गन्स को जोड़ रहा है। तो ये लिम्फ भी क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स को, लिम्फेटिक ऑर्गन्स को जोड़ता है। तो ये भी क्या, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है स्टूडेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू। और इसका कंपोजिशन क्या है, मतलब हमारे लिम्फ में होता क्या है, तो हमारे लिम्फ में वो सब होता है जो हमारे ब्लड में होता है, एक्सेप्ट आरबीसीज, प्लेटिलेट्स और कुछ प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स मतलब हो गए हेमोग्लोबिन्स जैसे कुछ प्रोटीन्स को छोड़ के, आरबीसी सेल्स को छोड़ के, प्लेटिलेट्स को छोड़ के हमारे लिम्फ में वही सब चीजें होती हैं जो ब्लड में होती हैं स्टूडेंट्स। फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ बॉडी टिश्यू एंटर्स इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स। फ्रॉम हियर इट इज डिस्चार्ज्ड इनटू द ब्लड वेसल्स थ्रू द थोरैसिक डक्ट एंड द राइट लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, बात को समझना है क्या होता है। क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये सेल होते हैं, ये सेल होता है। और लिम्फेटिक सिस्टम कहां से होता है, सेल्स के बीच में से होता है स्टूडेंट्स, सेल्स के बीच में से होता है, यहां से वो सेल्स के बीच में से। तो लिम्फ कैसे प्रोड्यूस होता है, लिम्फ है ना, हमारे सेल्स रहते हैं वो फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, फ्लूइड प्रोड्यूस होते हैं और वो फ्लूइड इसमें से फ्लो होता है। क्या होता है, इसमें से वो फ्लो होता है। तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं स्टूडेंट्स कभी का, और अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स भी होते हैं। इनमें फ्लूइड होता है स्टूडेंट्स। और ये बीच में जो स्पेस होते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, जो बीच में वो स्पेस है। तो इसमें हमारे लिम्फ वेसल्स रहते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं। तो इसमें क्या बोला स्टूडेंट्स, फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द बॉडी टिश्यू एंटर्स इनटू अ लिम्फेटिक वेसल। फ्रॉम हियर इट इज डिस्चार्ज इनटू द ब्लड वेसल्स थ्रू द थोरैसिक डक्ट एंड द राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो फिर ये लिम्फ क्या होता है स्टूडेंट्स, इस लिम्फ में प्रोटेक्टिव सेल्स भी होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव सेल्स भी होते हैं लिम्फ में, लिम्फोसाइट्स जैसे। तो ये लिम्फ जो फ्लूइड आएगा सेल से, वो लिम्फेटिक वेसल्स में जाएंगे। याद रखना है, लिम्फेटिक वेसल्स में आरबीसीज नहीं होने वाले, प्लेटिलेट्स नहीं होने वाले। तो लिम्फेटिक वेसल्स में, और ये लिम्फेटिक वेसल्स किधर ओपन होंगी, ये लिम्फेटिक वेसल्स ओपन होंगी स्टूडेंट्स हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्लड वेसल्स थ्रू थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट मतलब होता है हमारे चेस्ट वाले पार्ट का जो कैविटी, उसे हम क्या बोलेंगे, थोरैसिक डक्ट। वहां पे एक डक्ट प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स। वहां पे वो ओपन होंगे, वो वेसल्स हमारे थोरैसिक डक्ट में ओपन होंगे, और वहां से वो सब जो लिम्फ है वो चला जाएगा हमारे वस्कुलर पार्ट में, हमारे ब्लड सिस्टम में चला जाएगा। और राइट लिम्फेटिक डक्ट, एक और डक्ट होगा स्टूडेंट्स, राइट लिम्फेटिक डक्ट, उसमें से भी वो चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, वो देखना। अगर नहीं समझता है तो आपको पूछना है स्टूडेंट्स। ये था आपका लिम्फेटिक सिस्टम। हमने ब्लड सिस्टम पूरा देख लिया, लिम्फेटिक सिस्टम देख लिया है। बहुत कुछ हमने पढ़ा है इस लेसन में। हमने लेसन को स्टार्ट किया था स्टूडेंट रेस्पिरेशन से, समझा था रेस्पिरेशन का इक्वेशंस क्या होता है, रेस्पिरेशन होता क्या है, क्यों होता है रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन समझा था, एक्सचेंज समझा था। फिर लंग्स का देखा था, क्या क्या लंग्स में होते हैं, किस किस टाइप के फंक्शंस है, अलग अलग लंग्स के क्या क्या पार्ट थे स्टूडेंट्स। फिर देखा था कि कैसे सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन मिलके वर्क कर रहे हैं। फिर हमने उसके बाद देखा था कि ह्यूमन सर्कुलेशन में ब्लड होता है, लिम्फ होता है, और सर्कुलेटरी पार्ट का मेन पार्ट हार्ट होता है जो सर्कुलेशन करता है ब्लड का। फिर हमने हार्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, ब्लड वेसल्स देखा स्टूडेंट्स, हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सब हमने देखा स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हमने देखा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कैसे हम मेजर करते हैं। फिर कुछ डिजीज देखे हार्ट रिलेटेड, कोरोनरी हार्ट डिजीज देखे, एंजीना पेक्टोरिस देखा कि एंजीना पेक्टोरिस को हम कैसे पहचान सकते हैं एक्सरे इमेजिंग से। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और फिर लिम्फेटिक सिस्टम। तो आपका चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हमने सीख लिया है कि किस तरह से हमारा रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन से रिलेटेड है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।